गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस है, इंग्लिश ग्रामर का। टेंस जो है मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है और उनको टेंसेस आते भी नहीं है, वो उनको पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं। तो मैं एकदम आपको सरल तरीके से सिखाऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? काल। काल क्या होता है? समय। काल क्या होता है? समय। ठीक है। टेंस जो रहते हैं हमारे मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होते हैं हमारे। 3 प्रकार के टेंस होते हैं हमारे। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का क्या होता है? भूतकाल। और इसका क्या होता है? भविष्य काल। अब देखिए, प्रेजेंट क्या होता है? जो अभी चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट रहता है। पास्ट क्या होता है? जो बीत गया है। ठीक है। और फ्यूचर क्या होता है? जो आने वाला है। आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, प्रत्येक के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो उन 4 भागों को मैं लिख देता हूँ, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, इसको हम हिंदी में अनिश्चित बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित रहता है। आपको रहता, अगर आप इसको प्रेजेंट में लेके जाओगे तो प्रेजेंट में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो यहाँ पर मैंने बोला राम स्कूल जाता है, तो ये राम स्कूल कब जाता है वो हमको पता नहीं चल रहा है। राम ऐसा बोल दिया, राम स्कूल जाता है, लेकिन हमको कंफर्म पता नहीं है कि वो कब जाता है, किस टाइम पे जाता है, कौन से दिन जाता है। ये हमारा क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कोई काम लगातार होता रहता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? निरंतर, है ना। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? निरंतर, मतलब कोई काम लगातार हो रहा है। ऐसे मैंने बोला भाई पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो पढ़ाई कर ही रहा है, वो रुका नहीं है। और मैंने बोला बारिश हो रही है, तो मतलब कंटिन्यूअस, जब हम लगातार की बात करते हैं वहां पर कंटिन्यूअस आता है। परफेक्ट, जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका हो उसे हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ऐसे मैंने आपको बोल दिया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये मतलब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ऐसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट टेंस। इसके नियम बोलते हैं पूर्ण काल। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण काल। इसमें क्या रहता है? इसमें दोनों रहते हैं, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, दोनों का ये क्या रहता है? मिक्स रहता है। ठीक है। अब देखिए, इनके कुछ नियम होते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे तो इंडेफिनिट के अलग रूल्स होंगे, कंटिन्यूअस के अलग होंगे, परफेक्ट टेंस के अलग होंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलग रूल्स होंगे। और पास्ट में जाएंगे तब वहां पर रूल चेंज हो जाएंगे, और फ्यूचर में जाएंगे तब वहां पर रूल चेंज हो जाएंगे। अब इसमें मेनली 3 चीजें हम देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? पहला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीजें, और एक रहता है हमारा मेन वर्ब। 4 चीजें जो रहती है हम इसमें देखेंगे। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एकवचन और एक होता है बहुवचन। एक होता है एकवचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक वचन कर्ता बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और
एक होता है हमारा बहुवचन कर्ता, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है एक वचन कर्ता और एक होता है बहुवचन कर्ता, ठीक है। इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इस एक रहती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब अगर आप प्रेजेंट में पढ़ोगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेंगे। इंडेफिनिट की अलग होती है, कंटिन्यूअस की अलग होती है, परफेक्ट की अलग होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की अलग होती है। पास्ट में जाएंगे तब इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो, और फ्यूचर में जाएंगे तब इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। हाँ, अब एक आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई कार्य, है ना, कोई कार्य हमको करना है। ऐसा ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट मैं खुद हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये रहता है ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, किसी कार्य, मतलब कोई कार्य होता है वो हमको करना पड़ता है। ऐसे राम स्कूल जाता है तो राम सब्जेक्ट हो गया, मतलब कर्ता हो गया, और स्कूल जाना उसका क्या हो गया, काम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कार्य को करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक करके पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। तो पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। नंबर का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, भाई काम करता है, भाई सोता है, भाई रोता है, भाई हंसता है, तो अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं आ रहा है ना। तो ये क्या होती है, इसकी पहचान होती है ना। अगर आपको हिंदी में कहीं पर ता है, ती है, ते है हिंदी में लिखा दिखा जाए वाक्य, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। और यदि इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या होता है, अगर आपका सकारात्मक वाक्य है तो जो सेंटेंस रहता है उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में एस या ईएस लगा होता है ना। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य है तो उसमें डू या डज आता है, ठीक है। तो यहां पर इसके रूल से लिखते हैं हम। रूल नंबर फर्स्ट, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हमेशा क्या लगाओगे आप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में एस या ई एस लगाओगे। ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब आपका सेंटेंस सकारात्मक होगा, ठीक है, सकारात्मक वाक्य होगा तब ये कंडीशन फॉलो होगी। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका ये रूल लगेगा। दूसरा क्या होता है, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ये इसका दूसरा रूल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या होता है, देखो मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब ये आज सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया का पहला रूप। ऐसे मैंने लिख लिया डू, डिड और डन। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे ये डू है, सेकंड वाला ये और थर्ड वाला ये है, ठीक है। अब बहुवचन कर्ता के साथ हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ किसके साथ लगाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ, और कब लगाएंगे, सकारात्मक वाक्यों में। अब इसका तीसरा रूल होता है, यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का अंतिम शब्द ओ, एस एच, सी एच, एक्स आदि हैं तो एस लगेगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने लिखवा तो दिया कि एस या एस लगाएंगे, अब पता कैसे चलेगा एस किस में लगाना है और एस किस में लगाना। तो यदि मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द ओ मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, एक्स मिले, तब वहां पर हम क्या लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस
लगाएंगे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा डू, तो इस डू है, इसमें अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, ये क्या है, डू, और सकारात्मक वाक्यों में तो ये क्या हो जाएगा, डज, क्या हो जाएगा, डज। अगर मान के चलिए क्या लिखा है, वॉस, तो इसमें एस जुड़ेगा, ईएस जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, ईएस, तो क्या हो जाएगा, वॉसेस। यहाँ पर देखो एस एच अंतिम शब्द है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का, तो यहाँ पर एस एच है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ईएस लगेगा। तो ऐसे इन शब्दों को ध्यान रखना, अगर मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द ओ, एस एस, सी एच, एक्स ये आ रहा है, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। अब एक और रूल होता है इसका, फोर्थ वाला, यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का अंतिम शब्द यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का अंतिम शब्द बाय है ना, तो बाय को आई में बदलकर ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का अंतिम शब्द क्या है, बाय है ना, तो बाय को आई में बदल कर क्या जुड़ेंगे, ईएस जुड़ेंगे। ऐसे मैंने लिखा फ्लाई, तो यहां पर बाय को किस में बदलूं मैं, आई में, और क्या जोड़ देंगे हम, ईएस। ऐसे मैंने लिखा क्राई, क्राई मतलब क्या होता है, चिल्ला चिल्ला कर रोना, फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना या उड़ाना, तो यहाँ पर क्राई लिखूंगा। सीआर तो ऐसे रहेगा, बाय, बाय है अंतिम शब्द क्या है, बाय, बाय को किस में बदलेंगे, आई में, और फिर क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। तो अंतिम शब्द अगर आपको बाय मिले, तो बाय को आई में बदल कर क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, ठीक है। ये कंडीशन तब फॉलो होगी, ध्यान रखना। इधर देखो बाय है, और उससे पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, तो बाय है इधर, और आर क्या है, व्यंजन, बाय से पहले एल क्या है, व्यंजन, है ना। अब फिफ्थ नंबर का हमारा रूल होता है, क्या होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में मैं डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब आपके वाक्य आएंगे तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या लगाओगे, डू या डज लगाओगे। अगर ऐसा हो गया एफर्मेटिव वाक्यों में डू या डज आ गया, तो वहां पर वो क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर क्या होते हैं, आपके मुख्य क्रिया होते हैं। जैसे देखिए मैं लिखवाता हूं, इसका एक और रूल लिखूं, सिक्स्थ नंबर का, यदि एफर्मेटिव वाक्यों में डू या डज आता है, तब डू या डज मेन वर्ब होते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव वाक्य में, एफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक, यदि एफर्मेटिव वाक्यों में डू या डज आते हैं, तो वहां पर डू या डज क्या होते हैं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया होते हैं। ऐसे मैंने लिखा सी डज वर्क, भाई कार्य करती है, तो यहाँ पर डज क्या है, आपका मेन वर्ब है ना। डू को क्या, डू का हिंदी में क्या होता है, करना, है ना, तो भाई काम करती है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे एक देख लीजिए, यू डू ड्यूटी, तुम ड्यूटी करते हो, तो यहां पर ये एफर्मेटिव वाक्य है। देखो ना, तो अब देखो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको पहचानते कैसे, अगर नेगेटिव है तो हमेशा उसमें क्या लगा रहता है, नॉट, और नॉट लगा रहता है। अगर आपका इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, और हेल्पिंग वर्ब उसमें आगे आती है। तो यहाँ पर देखो ना, तो इनमें नॉट लगा है,
ना ही कोई क्वेश्चन मार्क लगा है, ना ही हेल्पिंग वर्ब आगे आई है ना। तो पहली बात तो एफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर डू या डज क्या है आपके मेन वर्ब हैं। ठीक है, एक और रूल लिखवा देता हूं मैं 7वें नंबर का। एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का आप प्रयोग नहीं करते हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ मेन वर्ब आता है ना। मेन वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है और आपका क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रूल्स। अब जो है हम एग्जाम्पल्स की तरफ रुक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला जो सेंटेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका देखिए, प्रत्येक जो आपका सेंटेंस बनेगा किसी भी टेंस का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन करता है तो ऐसे ही एस लगेगा और बहुवचन करता है तो ऐसे ही एस नहीं लगेगा, मैंने रूल्स में लिखवा दिया। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, वह नाचती है, वह नाचती है, तो वह क्या है सब्जेक्ट है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे सी किसके लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए ना, औरतों के लिए सी का यूज होता है। यहाँ से हमको साफ साफ पता चल रहा है भाई नाचती है तो लड़की होगी, है ना, गर्ल है, तो यहाँ पर क्या आएगा सब्जेक्ट की जगह सी, है ना। और फिर क्या आएगा नाचती है, तो नाचने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में डांस, है ना। अब यहाँ पर ये एक वचन करता है, क्या है एक वचन करता है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे एस लगा देंगे, क्या लगा जाएंगे एस लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो सी डांसेस। एक और एग्जांपल देखिए, रामू खाना खाता है, तो यहां पर देखिए आंसर इसका रामू क्या है सब्जेक्ट है, अगर नेम दिया है तो नेम ही लिखेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर रामू लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो रामू के साथ और कोई है क्या, नहीं है कोई, रामू अकेला है, तो रामू खाना खाता है, इसका मतलब क्या है एक वचन करता है ना। तो रामू खाना खाता, खाना खाने को क्या बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं ईट, क्या रहता है आपका मेन वर्ब, क्या रहता है मेन वर्ब। अब यहाँ पर ईट हो गया, अब यहाँ पर एक वचन करते हैं तो उसके साथ क्या लग जाएगा एस प्लस, अब क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है इसका खाना, है ना। तो इसका खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भोजन को फूड, क्या बोलते हैं फूड, रामू ईट्स फूड, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट तो क्या हो गया उनका काम और खेलना क्या हो गया आपकी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब खेलने को क्या बोलते हैं हम प्ले, क्या बोलते हैं प्ले। तो आंसर क्या आएगा बी, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बी, और फिर क्या आएगा खेलने को क्या बोलते हैं प्ले, और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक है, बी प्ले क्रिकेट, ओके। यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने एस क्यों नहीं लगाया इसमें, क्योंकि ये बहुवचन करता था, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस, क्या आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा जो है क्या है सेकंड नंबर का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो होता है मैंने लिखवाया रूल में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी डू और डज,
डू और डज। डू का प्रयोग आप किसके साथ करोगे? बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है। बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता में क्या आएगा? आई यू दे बी, आयु देवी, है ना। आप ऐसे याद भी कर सकते हो, आयु देवी, किसी औरत का नाम समझ के आप इसको याद कर सकते हो, बहुवचन कर्ता में आते हैं, है ना। और डस का आता है एक वचन कर्ता, है ना, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता में क्या आता है? ही सी इट, ठीक है, ही सी इट अकेला आता है ना, ही सी इट। क्या? हाँ, नेम, नेम आ जाता है, बिल्कुल। हाँ, मैंने सोचा तुमने देम बोला है, देम नहीं, नेम आ जाता है, नेम आ जाता है ना। तो यहाँ पर एक वचन कर्ता में क्या है? ही सी इट, या किसी व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का, लेकिन, है ना। और यहाँ पर बहुवचन कर्ता में क्या था? आई यू दे बी, है ना। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही आता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा राम गाना नहीं गाता है, नहीं गाता है, ठीक है। राम गाना नहीं गाता है, नहीं लगा है तो मतलब ये क्या है? नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? राम क्या है आपका? सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या डज में डज आएगा, क्योंकि राम एक वचन करता है। फिर डज के बाद क्या आएगा? नॉट। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया पहले रूप। गाना को क्या बोलते हैं? गाना गाने को हम क्या बोलते हैं? सिंग। क्या बोलते हैं? सिंग। तो यहाँ पर ये तो हो गया इसकी क्या मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉन्ग। हाँ, रामू डज नॉट सिंग सॉन्ग, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल देखिए, हम नहीं सोते हैं। तो यहां पर हम आ गया, तो हम क्या है आपका? बहुवचन करता है ना। हम क्या है आपका? बहुवचन करता है ना। तो बहुवचन करता के लिए क्या यूज करेंगे? हम डू। यहाँ पर बी को क्या बोलते हैं? हम। तो बी डू, फिर आएगा नॉट, और फिर सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। बी डू नॉट स्लीप। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई डू, फिर आया नॉट, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सोना, ठीक है, ओके। और देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल करते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है, मतलब लड़की की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वह स्कूल नहीं जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपकी? डस, क्योंकि एक वचन करता है। फिर क्या आएगा? नॉट। फिर यहाँ पर जाने को क्या बोलते हैं? गो, और गो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गो। गो टू स्कूल। टू क्यों लगा रहे हैं? जब हम एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तब टू का प्रयोग करते हैं। तो सी डज नॉट गो टू स्कूल। अगर इसका एफर्मेटिव में करते, भाई स्कूल जाते, तो उसका क्या हो जाता? सी गोज टू स्कूल। गो में क्या लग जाता? यस लग जाता, ओके। ये था हमारा क्या? नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य हम इसको बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला, इसमें हमेशा जितनी भी आप किसी भी टेंस के पढ़ लेना, है ना, किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेना, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ आएगी? आगे आएगी। हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमेशा क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। आप किसी से प्रश्न पूछते हो ना, ऐसे मैंने बोला क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप पानी पीते हो, तो यहाँ पर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, इसलिए क्या आ जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। तो इसके हम एग्जाम्पल करते हैं। क्या सीता खाना बनाती है? तो यहां पर मैंने क्या पूछा? प्रश्न पूछा, क्या सीता खाना बनाती है? तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? देखो, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? मैंने अभी लिखवाया था नेगेटिव में, क्या? डू या डज। अब यहां पर क्या आएगा? सीता एक वचन है, तो क्या आ जाएगा? डज। क्या आ जाएगा? डज। फिर सब्जेक्ट आएगा सीता, डज सीता
फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक। क्या बोलते हैं? कुक। डज सीता कुक, और खाना क्या बोलते हैं? फूड। डज सीता कुक फूड, मतलब क्या सीता खाना बनाती है। एक और एग्जांपल देखिए, क्या मोहन दौड़ता है? तो यहाँ पर मैंने एक और प्रश्न पूछा आपसे, क्या मोहन दौड़ता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर मोहन एक वचन करता है, तो डज मोहन, है ना, फिर हाँ नहीं, रनिंग नहीं, रन। क्या आएगा? रन। आईएनजी वाला कंटिन्यूअस में रहता है ना। डज मोहन रन, तो यहाँ पर क्या मोहन दौड़ता है? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, और दौड़ना क्या होती है? मुख्य क्रिया भी हो गया उसका, और ऑब्जेक्ट भी हो गया। ठीक है। और देखिए अब मैं बहुवचन करवाता हूं। क्या हम फिल्म देखते हैं? ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? देखिए अब हम जो है बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में डू भी। अब यहाँ पर देखिए तीन चीजें होती हैं, सी यानी भी देखना होता है, वॉच यानी भी देखना होता है, और लुक यानी भी देखना होता है। जब आप फिल्म देख रहे हो, क्रिकेट वगैरह देख रहे हो, तब वहां पर आप क्या आएगा? वॉच का यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पर डू बी वॉच मूवी। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? वॉच। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा डू बी सी मूवी, ऐसा हो सकता है, लेकिन वॉच यहाँ पर क्या रहता है? सूटेबल। जब हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब आप फिल्म देखने जा रहे हो, तब वहां पर हम किसका यूज करेंगे? वॉच का यूज करेंगे। तो डू बी वॉच मूवी। और देखिए, क्या वह कपड़े धोता है? क्या वह कपड़े धोता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो वह क्या है? एक वचन करता, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? डज ही, कपड़े दोनों क्या बोलते हैं? वॉश, है ना। डज ही वॉश क्लॉथ्स, डज ही वॉश क्लॉथ्स। तो यहां पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएगा, डज ही वॉश क्लॉथ्स, है ना। ये इसका आंसर है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।